हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा है, हम लोग अधिगम के सिद्धांतों में थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत पढ़ चुके हैं और पिछली क्लास में हमने थॉर्नडाइक के जो नियम हैं या अधिगम के जो नियम हैं उनमें मुख्य नियमों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम थॉर्नडाइक के जो गौण नियम हैं या अधिगम के जो गौण नियम हैं, थॉर्नडाइक के नियम भी कहते हैं, इनको याद रखना, इनको हम थॉर्नडाइक के नियम या अधिगम के नियम कहते हैं। थॉर्नडाइक के नियम या अधिगम के नियम कहते हैं। मुख्य नियमों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम इनके गौण जो नियम हैं उन गौण नियमों के बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। गौण नियम, अधिगम के गौण नियम याद रखना साथियों, इनको हम थॉर्नडाइक के नियम भी कहते हैं और इनको हम अधिगम के गौण नियम भी कहते हैं। इनके बारे में परिचर्चा करें उससे पहले आप लोगों को एक छोटी सी बात बोलनी थी। काफी समय हो गया, आप लोग अच्छे व्यू दे रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं, लेकिन शायद आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं या सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपको मेरी क्लासें, मेरे द्वारा दी गई ये जो रीड से संबंधित क्लासें हैं आपको पसंद आ रही हैं, आपको मेरी बात समझ में आ रही हैं, तो प्लीज सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी जो स्क्रीन है उसके ऊपर लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सबसे पहले उस पर क्लिक करें, उसके बाद में बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे द्वारा दी जा रही हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। हाँ तो साथियों, अब हम पढ़ते हैं अधिगम के गौण नियम कौन कौन से हैं। देखिए, थॉर्नडाइक ने अधिगम के जो गौण नियम बताए हैं वो 5 प्रकार के बताए हैं। पहला, बहु प्रतिक्रिया का नियम, बहु प्रतिक्रिया या बहु प्रक्रिया का नियम भी कहते हैं इसको। बहु प्रतिक्रिया या बहु क्रिया का नियम भी इसको हम कहते हैं। दूसरा, आंशिक अनुक्रिया का नियम, दूसरा उन्होंने बताया है आंशिक अनुक्रिया का नियम। आंशिक अनुक्रिया के बाद में उन्होंने बताया है सादृश्यता का नियम। सादृश्यता का नियम, उसके बाद में सामाजिक विन्यास या मानसिक स्थिति का नियम। सामाजिक विन्यास का या मानसिक स्थिति का नियम। और इसके बाद में लास्ट में उन्होंने कहा है साहचर्य व्यवहार का नियम। इस प्रकार से 5 नियम उन्होंने बताए हैं जो अधिगम के गौण नियम बताए हैं उन्होंने। पहला, बहु प्रतिक्रिया का नियम, उसके बाद में आंशिक अनुक्रिया का नियम, उसके बाद में साहचर्य का नियम, उसके बाद में सामाजिक विन्यास या कहें मानसिक स्थिति का नियम और उसके बाद में साहचर्य व्यवहार का नियम। अब हम इनको एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आता है बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु यानी अनेक प्रतिक्रियाएं देने का नियम। कैसे, समझने वाली बात है। एक व्यक्ति को किसी भी कार्य में सफल होने के लिए या उस कार्य को पूरा करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयास करना चाहिए। थॉर्नडाइक कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए या किसी भी कार्य में सफल होने के लिए
भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयास करना चाहिए या विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं का उपयोग करना चाहिए। एक ही प्रतिक्रिया करते हैं या एक ही प्रकार से प्रयास करते हैं तो जरूरी नहीं होता है कि हम उस कार्य में सफल हों। बहु प्रतिक्रिया का नियम ही ये है कि अगर किसी कार्य में सफल होना है, किसी व्यक्ति को कोई कार्य पूरा करना है, किसी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है, तो उसे अलग अलग प्रकार से प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए या अलग अलग प्रकार से उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अब हम इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। आप एक प्रतियोगी हो और आप तैयारी किस चीज की कर रहे हो? रीट की कर रहे हो। अब इस रीट में सफल होने के लिए हम लोग कोचिंग भी करते हैं। देखो, अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, कोचिंग भी करते हैं, जैसे आप लोग करते हो। कोचिंग के साथ में अलग अलग गाइडें हमें मार्केट में मिलती हैं, हम उनका अध्ययन भी करते हैं। हमें मॉडल पेपर मिलते हैं, हम मॉडल पेपर का अध्ययन भी करते हैं। हमें गैस पेपर मिलते हैं, हम उनका भी अध्ययन करते हैं। तो ये अलग अलग चीजें हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं, अलग अलग प्रकार से हम लोग प्रयास करते हैं। और ये अलग अलग प्रकार से हम प्रयास क्यों कर रहे हैं? ताकि हम अपने इस उद्देश्य में सफल हो सकें। यानी हमारा जो कार्य है रीट में सफलता प्राप्त करने का, उसमें हम सफल हो जाएं। एक बार फिर से समझिए, बहु प्रतिक्रिया के नियम में थॉर्नडाइक ने क्या कहा है कि एक व्यक्ति को किसी भी कार्य में सफल होने के लिए या किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयास करना चाहिए या विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं का उपयोग करना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया आंशिक अनुक्रिया का नियम। अब इस आंशिक अनुक्रिया को भी हम लोग कैसे समझते हैं? एक शिक्षक होता है, जब मास्टर बन जाता है, देखो इसका मूल समझने के लिए मैं पहले उदाहरण बता रहा हूं आपको, ताकि आपको यह समझ में आ जाएगा। एक शिक्षक होता है, उसके सामने पूरा पाठ्यक्रम होता है, पुस्तक का सिलेबस दिया हुआ होता है। अब वो इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए या इसमें सफल होने के लिए क्या करता है? इस पूरे पाठ्यक्रम को विभिन्न इकाइयों में बांट देता है। ये सिलेबस किसमें बटा हुआ होता है? विभिन्न इकाइयों में बटा हुआ होता है। और फिर शिक्षक क्या करता है? एक एक इकाई को पूरा करते हुए इस पाठ्यक्रम को पूरा करता है। तभी वो सफल होता है कि अपना कोर्स कंप्लीट करवा लेता है। अगर ये एक जगह हो तो ना बच्चों को समझ में आएगा, ना मास्टर को समझ में आएगा कि क्या पढ़ा रहा है, कहां पढ़ा रहा है। तो इसका मूल क्या समझे आप? आंशिक अनुक्रिया का नियम का मूल क्या है? इसका मतलब है कि जब कोई कार्य इस प्रकार का हो, जब कोई कार्य इस प्रकार का हो या कोई विषय वस्तु इस प्रकार की हो जिसमें अलग अलग प्रकार की या व्यवहार की विषय वस्तु हो, अलग अलग प्रकार की या व्यवहार की विषय वस्तु हो, तो व्यक्ति उसको अलग अलग भागों में या अंशों में विभाजित करते हुए फिर उसका एक एक अंश पूरा करते हुए उसको पूर्णता तक ले जाता है। तो पाठ्यक्रम में क्या होता है? अलग अलग प्रकार की विषय वस्तु होती है। अब व्यक्ति यानी ये शिक्षक क्या करता है? इस पाठ्यक्रम का विभाजन करता है अलग अलग भागों में, इकाइयों में, और एक एक इकाई को पढ़ाते हुए वह उसे पूर्णता की ओर ले जाता है। तीसरा नियम आता है सादृश्यता का नियम। साथियों, सादृश्यता का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति किसी व्यवहार को होते हुए देखता है, जब कोई व्यक्ति किसी व्यवहार को होते हुए देखता है और यदि वह कार्य उसको अच्छा लगता है, जब कोई व्यक्ति किसी होते हुए व्यवहार को देखता है और वह कार्य या वह व्यवहार अगर उसे अच्छा लगता है तो वह उसे आत्मसात कर लेता है और फिर क्या करता है? दूसरी उसी प्रकार की जब परिस्थिति उसके सामने होती है तो वह उस कार्य का प्रयोग उस परिस्थिति में कर लेता है। यह सादृश्यता का नियम है। एग्जाम्पल में कैसे समझें? एक बालिका है, ननिहाल गई, तो ननिहाल जाके उसने क्या देखा? वहां हलवा बनते हुए देखा। अब उसको वह कार्य बड़ा अच्छा लगा, उसने क्या कर लिया? उसको आत्मसात कर लिया। और फिर क्या किया? घर आने के बाद में उसने खुद वह हलवा बना लिया। यानी वो वहां जो आत्मसात किया था
जो ज्ञान वहां प्राप्त किया था उसका प्रयोग अपने घर आकर के कर लिया, उसने उस हलवे को बना लिया। ये सादृश्यता का नियम होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं सामाजिक विन्यास या मानसिक स्थिति का नियम। इसमें क्या होता है साथियों कि जैसी हमारी मानसिकता होती है, इस नियम के अनुसार जिस प्रकार की व्यक्ति की मानसिकता होती है उसको परिणाम भी उसी प्रकार के प्राप्त होते हैं। जैसी मानसिकता होती है वैसे ही परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर हमारी मानसिकता सकारात्मक है तो हमें परिणाम सकारात्मक प्राप्त होते हैं। अगर हमारी मानसिकता नकारात्मक है तो हमें जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो नकारात्मक ही होते हैं। कैसे? अगर मान लो एक बालक है, किसी विषय को अगर उसने कठिन मान लिया, जैसे कई बालक होते हैं वो गणित को बड़ा कठिन सब्जेक्ट मान लेते हैं, तो फिर वो कितनी भी मेहनत करें, भले खूब कोशिश करते हैं उसको सीखने की, लेकिन उनकी मानसिकता ये है कि ये विषय कठिन है, तो उसके परिणाम हमेशा उनको नकारात्मक ही मिलते हैं। और कब तक नकारात्मक मिलते हैं? जब तक उनकी मानसिकता नकारात्मक होती है। फिर इसके बाद में बात करते हैं साहचर्य के नियम के बारे में। साहचर्य व्यवहार का नियम बड़ा सिंपल है। जब व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ रहता है, जब कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के साथ में रहता है तो उस व्यक्ति के व्यवहार का जो प्रभाव है वो उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। अगर उच्च व्यवहार वाला व्यक्ति है जिसके साथ में हम लोग रहते हैं तो हमारे व्यवहार पे उसका उच्च मानक जो है, उच्च आदर्श है, वो हमारे ऊपर प्रभावित होंगे। और अगर कोई नकारात्मक भावनाओं वाले या नकारात्मक व्यवहार वाले व्यक्ति के साथ में हम लोग रहते हैं तो हमारा व्यवहार भी उससे प्रभावित होगा। इस प्रकार से ये उन्होंने गौण नियम थॉर्नडाइक ने बताए हैं। अब हम इस सिद्धांत की उपयोगिता के बारे में परिचर्चा थोड़ी करें, उससे पहले मैं चाहता हूं एक बार फिर से रिवाइज इसको कर लें। थॉर्नडाइक के नियम या अधिगम के नियम, मुख्य नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम गौण नियमों के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले थॉर्नडाइक ने बताए हैं बहुप्रतिक्रिया का नियम। ये मुख्य गौण नियम है, बहुप्रतिक्रिया का नियम। इसमें उन्होंने क्या कहा है कि एक व्यक्ति को किसी कार्य में सफल होने के लिए या किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयास करना चाहिए या विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाओं का उपयोग करना चाहिए। आप तैयारी कर रहे हो, मास्टर बनना चाहते हो, तो केवल कोचिंग ही सफलता का आधार नहीं होता है। कोचिंग के साथ में गाइड भी पढ़ते हैं, मॉडल पेपर भी पढ़ते हैं, गेस्ट पेपर भी पढ़ते हैं, ये सारी चीजों का उपयोग करते हैं सफल होने के लिए। तो ये बहुप्रतिक्रिया का नियम है। दूसरा उन्होंने बताया आंशिक अनुक्रिया का नियम। इसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब भी कोई कार्य इस प्रकार का हो या विषय वस्तु इस प्रकार की हो जिसमें अलग अलग प्रकार की या व्यवहार की विषय वस्तु हो, तो व्यक्ति क्या करता है, उसके छोटे छोटे अंशों में, भागों में उसको विभाजित कर लेता है, फिर एक एक अंश को पूरा करते हुए उस कार्य को पूरा करता है। उदाहरण हमने पढ़ा, पाठ्यक्रम होता है, शिक्षक के लिए वो पाठ्यक्रम इकाइयों में विभाजित होता है, फिर शिक्षक उन एक एक इकाइयों को पढ़ाते हुए और अपने उस पाठ्यक्रम को पूरा करता है। तीसरा उन्होंने सादृश्यता का नियम बताया है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति जब किसी कार्य को अपनी आंखों से होते हुए देखता है और उसको लगता है कि ये कार्य अच्छा है तो वह उस कार्य को आत्मसात कर लेता है, दूसरी परिस्थितियों में वह उस कार्य को अप्लाई भी कर देता है। ये सादृश्यता का नियम है। और उदाहरण हमने पढ़ा कि अगर एक बालिका अगर ननिहाल गई है, वहां कोई पकवान बनते हुए देख रही है, उसको लगता है अच्छा है, तो घर आकर के वह उस पकवान को बना लेती है। फिर हमने पढ़ा सामाजिक विन्यास या मानसिक स्थिति का नियम। जिस व्यक्ति की जैसी मानसिकता होती है उसको परिणाम वैसे ही मिलते हैं। अगर सकारात्मक मानसिकता है तो परिणाम सकारात्मक मिलेंगे और अगर नकारात्मक मानसिकता है तो परिणाम नकारात्मक मिलेंगे। इसके बाद में साहचर्य, साथ रहने का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के व्यवहार के ऊपर। जिस दूसरे प्राणी के साथ हम रह रहे हैं उसका अगर व्यवहार उच्च है तो हमारे व्यवहार पर उसके उच्च आदर्शों का प्रभाव पड़ेगा। अगर उसका नकारात्मक है, नेगेटिव है या निम्न है तो हमारे ऊपर वैसा प्रभाव पड़ेगा। ये साहचर्य व्यवहार का नियम उन्होंने बताया है। फिर हम बात करें इस सिद्धांत की, उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत है उसकी उपयोगिता क्या है।
सबसे बड़ी उपयोगिता, ये मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी है। मंद बुद्धि जो बालक होते हैं उनके लिए यह सिद्धांत बहुत उपयोगी है। दूसरा, इस सिद्धांत में प्रयास और त्रुटि से सीखने पर बल देते हैं। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है और एक ही बार में सीख जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यह सिद्धांत बल देता है कि त्रुटि होगी, कोई दिक्कत नहीं, प्रयास करते रहो, सीख जाओगे। तीसरी बात, अभ्यास करने से ही ज्ञान आत्मसात होता है, तो यह अभ्यास के ऊपर बल देता है। अभ्यास का महत्व इसने बताया है। सीखने में मानसिकता का प्रभाव बहुत होता है, बड़ा महत्व होता है। सकारात्मक मानसिकता है, परिणाम अच्छे मिलते हैं, सकारात्मक मिलते हैं। नकारात्मक मानसिकता है, परिणाम वैसे ही मिलते हैं। और संग साथियों का भी बड़ा महत्व होता है, जिसको हम साहचर्य व्यवहार कहते हैं। तो साहचर्य व्यवहार से सीखने पर भी इस सिद्धांत में बल दिया गया है। तो साथियों, इस प्रकार से हमारा थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत पूर्ण होता है। अब क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। एक बार पुनः आपसे मैं यही कहूंगा, अगर आपको मेरे द्वारा दी जा रही जानकारियां अच्छी लगती हैं, आप संतुष्ट हैं, तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप पूछिए। हम हर समय आपकी उस समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर हैं। धन्यवाद।